हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार, प्रवक्ता रसायन विज्ञान सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद। बच्चों, कक्षा 12 में हमारा चैप्टर चल रहा था हैलोअल्केन और हैलोएरीन। इस चैप्टर में आज हम आगे बढ़ेंगे और आज जानेंगे कि जो हैलोअल्केन हैं उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन्स। जो हैलोअल्केन्स होते हैं इनकी मुख्य 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। एक तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, दूसरी निराकरण अभिक्रियाएं या इन्हीं को हम कहते हैं विलोपन अभिक्रियाएं, और तीसरी धातुओं से क्रिया। और अगर आगे इनको हम क्लासीफाई करें तो बेंजीन से क्रिया या इनका अपचयन, इस तरह से और हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो मुख्य अभिक्रियाएं वो 3 हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरा रिएक्शन विद मेटल्स। 3 हैं, तो तीनों को हम बारी बारी से देखेंगे। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या हैं और निराकरण अभिक्रियाएं और धातुओं से क्रिया। इन तीनों में जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, तो इन अभिक्रियाओं की क्रियाविध भी आपको सिलेबस में पढ़नी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में आने लायक है। यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को जो क्रियाविध है उसको भी आप अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। निराकरण, विलोपन या विलोपन अभिक्रियाएं और धातुओं से क्रिया, इन केवल अभिक्रियाओं को आपको प्रैक्टिस करनी है, याद करना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सबसे पहले कि जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, उनको जानेंगे। पहले नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब कोई परमाणु या समूह अभिकारक के किसी परमाणु या समूह को उसकी जगह से विस्थापित कर देता है और उसकी जगह पे खुद आ जाता है, तो वो अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में अभिकारक अणु के किसी परमाणु या समूह को दूसरा अणु प्रतिस्थापित परमाणु या परमाणुओं का समूह उसको प्रतिस्थापित करता है, वो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। प्रतिस्थापन अब यहाँ पे है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, तो यहाँ सीधे सीधे हम कहेंगे कि ऐसी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें कोई नाभिक स्नेही, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कोई नाभिक स्नेही अभिकर्मक किसी दूसरे परमाणु अभिकारक के किसी दूसरे परमाणु अथवा समूह को प्रतिस्थापित करता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब जो इनको उदाहरण अगर हम देखें तो चूंकि चैप्टर हम पढ़ रहे हैं हैलोअल्केन और हैलोएरीन, तो इनका एग्जांपल हम लेंगे RH। ये हैलोअल्केन है। नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, ये आप पिछली क्लास में 11th में पढ़ चुके हैं। नाभिक स्नेही अभिकर्मकों को Nu- से दिखाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होते हैं उनको हम E+ से दिखाते हैं। तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक को Nu- हम दिखा सकते हैं। तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक हमने लिख दिया Nu-। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने इस अभिकर्मक से क्रिया की और इसके जो है हैलोजन परमाणु को इसने विस्थापित किया। हैलोजन परमाणु की जगह पे ये खुद आ गया, RNu+X, ये प्रतिस्थापित हो गया। तो ये जो रिजल्ट होगा इसको हम कहेंगे नाभिक स्नेही। तो नाभिक स्नेही के द्वारा जब प्रतिस्थापन होता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ये हो गई नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब चूंकि आपको हमने कहा है कि जो ये अभिक्रियाएं हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इनकी क्रियाविध भी आपके सिलेबस में क्रियाविधि आपको पढ़ना है, एग्जाम में आ सकती है क्रियाविध। तो क्रियाविध इसकी जो है वो 2 टाइप की हो सकती है। कौन कौन सी? इसकी क्रियाविध 2 प्रकार की होती है। एक तो पहला एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और दूसरा है द्विआणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है इनको हम कहते हैं नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए इधर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इन अभिक्रियाओं को शॉर्ट में हम SN से भी प्रदर्शित करते हैं। इधर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनको हम प्रदर्शित करते हैं। तो जो इनकी 2 है, एक आपने कहा कि एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया,
और दूसरा आपने बताया है द्विअणुक नाभिक स्नेही, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो जो एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है तो इनको हम लिख सकते हैं SN1 अभिक्रियाएं। जो द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं तो इनको हम लिख सकते हैं SN2। इसका SN1 का फुल फॉर्म होता है, या कह लीजिए पूरा इसको यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द्विअणुक जो है इनको आप कह सकते हैं दो, अर्थात बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या SN2। शॉर्ट में इसको हम SN1 अभिक्रिया या SN2 अभिक्रिया नाम से भी जानते हैं। ये है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो दो हैं अलग अलग, तो इनको हम जानेंगे कि SN1 अभिक्रियाएं क्या होती हैं और SN2 अभिक्रियाएं क्या होती हैं और इन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि कैसे संपन्न होती है। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में अब जो पहला है वो SN1 अभिक्रिया है। SN1 यानी यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये क्या होती हैं? एकाणुक नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं। इधर देखिए अभी हमने लिखा था, इसको साथ में रख लेते हैं, RX + NU माइनस गिव्स आउट RNU + X। यहाँ पे ये क्रियाधारण है, ये नाभिक स्नेही विकर्मक, ये उत्पाद है और ये बाहर निकलने वाला समूह है। तो इसको हम एकाणुक अभिक्रिया क्यों कहते हैं? ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का वेग अगर किसी एक ही अभिकारक पर निर्भर करता है, दो विकारक है, किसी एक ही विकारक पर निर्भर करता है, तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे एकाणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एकाणुक नाभिक स्नेही। यदि ये जो अभिक्रिया है वो दोनों विकारकों की सांद्रता पर निर्भर करने लगे, यानी जो अभिक्रिया का वेग है दोनों अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करे, तो फिर इसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो पहला सपोज हम करते हैं, हम पढ़ रहे हैं SN1 नाभिक स्नेही अभिक्रिया। जो ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं तो जो उनका वेग है वो केवल एक अभिकारक, यानी जो आपका क्रियाधार है, तो इन अभिक्रियाओं का जो वेग है, अभिक्रिया का वेग किस पे निर्भर करेगा? सिर्फ जो एल्किल हैलाइड है उसकी सांद्रता पर निर्भर करेगा, यानी एल्किल हैल RX की सांद्रता के समानुपाती होगा अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता यानी एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो फिर इसको हम कहेंगे ये कैसी अभिक्रिया है? ये अभिक्रिया है एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। डिफिनेशन कहना चाहें तो ऐसी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता अर्थात केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, तो ऐसी अभिक्रियाएं एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये जो अभिक्रियाएं हैं वो दो पदों में संपन्न होती हैं। ये दो पदों में, एक तो स्टेप 1 और स्टेप 2, दो पदों में संपन्न होती हैं। दो चरण में ये अभिक्रियाएं पूर्ण होती हैं। दो चरणों में क्यों होती हैं? क्योंकि पहले चरण में जो एल्किल हैलाइड है तो उसमें कार्बन और हैलोजन आबंध का विषम विदलन होता है। फिर उसके बाद में जो कार्बोधनायन बनता है उस कार्बोधनायन पे नाभिक स्नेही अभिकर्मक का आक्रमण होता है, जिससे उत्पाद प्राप्त होता है। तो इसका उदाहरण देखेंगे। SN1 अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? SN1 अभिक्रिया का उदाहरण इसको ही लेके चलते हैं। हमारे पास अभिक्रिया लिखी हुई है। तो सबसे पहले क्या होता है? स्टेप 1 में क्या होता है? जो एल्किल हैलाइड है RX, तो ये प्रक्रम होता है उत्क्रमणीय और ये बहुत ही मंद प्रक्रम होता है। RX में क्या होता है? R और X, देखिए RX को थोड़ा सा समझेंगे क्या है। R का मतलब है एल्किल समूह, एल्किल का मतलब है RCH2 भी अगर इसको लिखेंगे तो भी ये क्या होगा? एल्किल ही होगा। X का मतलब हैलोजन। तो यहाँ पे कार्बन और हैलोजन के जो आबंध है, ये आबंध टूटता है। तो इस आबंध के विदलन को यहाँ पे हम दिखाएंगे। ये हम दिखा रहे हैं इसी आबंध के विदलन को। ये कैसा विदलन होगा? ये विषमांग विदलन होगा कार्बन और हैलोजन आबंध का। तो कार्बन हैलोजन आबंध जब टूटेगा तो ये हैलोजन जो है ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं, ये अपनी तरफ खींच लेंगे इलेक्ट्रॉनों को, जिसके कारण इन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव बनेगा।
तो ये कुल मिला के जो एल्किल समूह है R उस पर कैसा चार्ज आएगा, उसे प्लस चार्ज आएगा, और जो X है इन पे निगेटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह से कार्बन हाइड्रोजन आबंध, और ये कैसा विदलन है, जब साझेदारी का युग्म किसी एक परमाणु की ओर चला जाता है तो फिर इसको निगेटिव चार्ज आता है, और ऐसे विदलन को हम कहते हैं विषमांग विदलन। अगर जो बॉन्ड है ब्रेक हो जाए, दोनों तरफ बराबर इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए, तो फिर इसको हम समांग विदलन कहते हैं, और समांग विदलन से मुक्त मूलक बनते हैं। ये 11th में पढ़ चुके हैं। इसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि जो एल्किल हैलाइड है उसमें कार्बन हाइड्रोजन आबंध के बीच विषमांग विदलन हुआ, जिससे कार्बोधनायन, ये एल्किल कार्बोधनायन हमको मिल गया है। ये क्या मिला है, एल्किल कार्बोधनायन, एल्किल कार्बोधनायन, कार्बोधनायन हमको प्राप्त हुआ। और ये क्या है, ये है क्रियाधार, एल्किल कार्बोधनायन। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, स्टेप 2, जो एल्किल कार्बोधनायन R है इस पे क्या होता है, इस पे नाभिक स्नेही अभिकर्मक का आक्रमण होता है। जब आक्रमण होता है तो फिर ये प्रोसेस जो है बहुत तीव्र होता है, ये इस पे आक्रमण करेगा, ये बन जाएगा RNO और ये बन जाएगा उत्पाद। इस अभिक्रिया में क्या देखते हैं, जो स्लो स्टेप्स होते हैं उन्हीं से अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण होता है, यानी उसी स्टेप से अभिक्रिया के वेग का निर्धारण हो सकता है। तो इसमें केवल अभिक्रिया का स्टेप जो है RX यानी कार्बन और हाइड्रोजन आबंध का जो विदलन है, तो वो केवल एक ही अभिकारक पर निर्भर करता है, केवल RX पे। इसलिए इस अभिक्रिया का जो वेग है वो RX पे निर्भर करेगा, जिसके कारण ये अभिक्रिया कैसी होगी, ये अभिक्रिया होगी एक अणु। कार्बोधनायन पे नाभिक स्नेही का अभिकर्मक होने से उत्पाद प्राप्त हो जाएगा, और यहीं पे हमको मुख्य उत्पाद मिल जाएगा। ये हो गई इस अभिक्रिया की क्रियाविधि। अब इसका अगर हम उदाहरण समझना चाहें तो उदाहरण देखते हैं कैसे होगा। जो उदाहरण समझने के पहले एक चीज हम देख लें कि जो तृतीयक एल्किल हैलाइड होते हैं, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, जैसे कि तृतीयक एल्किल हैलाइड सपोज कर लेते हैं, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसमें इस कार्बन के साथ 3 एल्किल समूह लगे हुए हैं, तो ये तृतीयक कार्बन है, नहीं तृतीयक एल्किल ब्रोमाइड है, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो जो तृतीयक होते हैं एल्किल हैलाइड, वो इस अभिक्रिया को बड़ी आसानी से देते हैं, और जो प्राथमिक एल्किल हैलाइड होते हैं वो इस अभिक्रिया को बड़ी मुश्किल से देते हैं। अर्थात जो इस अभिक्रिया के होने की जो दर है या इस अभिक्रिया के होने का जो क्रम है वो कैसे होगा, वो क्रम होगा ऐसे। सबसे पहले सबसे कम तो होगा मेथिल हैलाइड, फिर इससे थोड़ा सा अधिक होगा प्राथमिक एल्किल हैलाइड यानी RCH2X, फिर इनसे ज़्यादा ये देंगे R2CHX यानी द्वितीयक एल्किल हैलाइड, और सबसे ज़्यादा अभिक्रिया ये कौन देंगे, तृतीयक एल्किल हैलाइड R3CX। ये है इनका क्रम। तृतीयक एल्किल हैलाइड इस SN2SN1 अभिक्रिया को सबसे अधिक देते हैं। तो इसी का जस्ट उल्टा चले आएंगे, तो जो प्राथमिक एल्किल हैलाइड है या कह लीजिए जो मेथिल हैलाइड है वो SN2 अभिक्रिया को बहुत तीव्रता से देंगे, ये है। तो यहाँ पे हम तृतीयक एल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल लेके चलेंगे, देखते हैं कैसे होगा। एक अभिक्रिया हम लिख रहे हैं तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, जैसे कि अभी लिखा था CH3 और यहाँ पे हमने ब्रोमीन लिख लिया। इसकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये है हमारी, ये न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट के रूप में हमने ले लिया है हाइड्रोक्सिल समूह OH-। अब ये OH- इस क्रियाधार पे क्रिया करेगा और इस ब्रोमीन को ये हटा के क्या बनाएगा, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल CH3 का होल थ्राइस COH प्लस साथ में जो ये ब्रोमीन है ये बाहर निकलेगा, यानी हाइलाइट ग्रुप बाहर निकलेगा। इसमें जो ये तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड ये रिजेंट है, इसको हम कहेंगे क्रियाधार है। ये क्या है, ये क्रियाधार यानी जिस पे क्रिया होनी है। जो OH- है ये क्या है, ये है नाभिक स्नेही या नाभिक रागी भी इसी को बोलते हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, ये है नाभिक स्नेही अभिकर्मक। और जो ये हमको प्राप्त हुआ है
ये है उत्पाद, और ये है निकलने वाला समूह यानी सब्स्टिट्यूटिंग रेजेंट, ये बाहर निकलने वाला आयन है या बाहर निकलने वाला समूह है। तो ये अभिक्रिया है तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लिखिए इसकी क्रियाविधि कैसे है, क्रियाविधि इसकी देखेंगे। क्रियाविधि इसकी 2 स्टेप्स में होती है, हम पहले जान चुके हैं। पहले स्टेप में क्या होगा, कार्बोधनायन का बनना। जो पहला स्टेप है वो है कार्बोधनायन का बनना। कार्बोधनायन कैसे बनते हैं, एल्किल हैलाइड के कार्बन हैलोजन आबंध के विषमांग विदलन से। CH3 C CH3 CH3 और Br, ये स्टेप हमने आपको बताया था उत्क्रमणीय होता है तो उत्क्रमणीयता का चिन्ह लगा लिया है। ये मंद प्रक्रम होता है तो ऊपर हम लिख देते हैं ये प्रक्रिया कैसी होगी, मंद। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन ये अबंध का विषमांग विदलन होगा। जो अधिक ऋण विद्युतीय तत्व अर्थात ब्रोमीन है वो इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण इस पे आंशिक ऋणावेश और इस पे आंशिक धनावेश होगा। जब ये बंध टूटेगा तो क्या होगा, CH3C CH3, यहाँ पे अब ये आबंध जब टूट जाएगा नहीं, ब्रोमीन जब बाहर निकल जाएगी, इलेक्ट्रॉन युग्म मिलेगा तो ब्रोमीन पे आएगा निगेटिव चार्ज और जो कार्बन है उस पे बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तृतीयक ब्यूटिल कार्बोधनायन बन गया। ये है तृतीयक ब्यूटिल कार्बोधनायन यानी कार्बोकैटायन। ये स्टेप 1 में हमको मिला। अब स्टेप 2 में क्या करना है हमको, स्टेप 2 में ये जो तृतीयक ब्यूटिल कार्बोधनायन बना तो CH3 C CH3 CH3, इस पे जो नाभिक स्नेही है अर्थात हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस ये इस पे अटैक करेगा, ये क्रिया होगी तीव्र। यहाँ पे एक चीज हम देख लें, अगर ये जो कार्बोधनायन बना है इस कार्बोधनायन पे संकरण कैसा होगा। कार्बोधनायन पे 1+ चार्ज यानी इसके साथ 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है तो इसका मतलब है इस कार्बन पे संकरण कैसा, इस कार्बन पे संकरण होगा sp2 संकरण। कैसा होगा संकरण, sp2 संकरण होगा। sp2 संकरण जिसपे होता है उस यौगिक की संरचना या उस आयन की संरचना कैसी होती है, समतलीय संरचना होती है। अब इसकी संरचना अगर समतलीय है तो जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो किसी भी तरफ से आगे पीछे ऊपर नीचे किसी भी तरफ से ये आक्रमण कर सकता है उत्पाद बनाने के लिए। ये सामने से या आगे पीछे किसी भी साइड से आक्रमण करेगा CH3 का होल थ्राइस और ये जुड़ जाएगा OH, ये हमको फाइनल उत्पाद मिल जाएगा। इस उत्पाद का नाम क्या है, इस उत्पाद का नाम है तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। इस उत्पाद का नाम है तृतीयक टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल या 3 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल। ये हमको उत्पाद प्राप्त हो गया है। ये तृतीयक जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो इस अभिक्रिया को बड़ी आसानी से देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि जो कार्बोधनायन होता है, जो सबसे स्थायी कार्बोधनायन होता है वही इस अभिक्रिया को देता है। तो सबसे स्थायी तृतीयक एल्किल कार्बोधनायन जो होते हैं वही सबसे स्थायी कार्बोधनायन होते हैं, जिसके कारण ये तृतीयक एल्किल हैलाइड इस अभिक्रिया को सर्वाधिक देते हैं, इस अभिक्रिया को सबसे अधिक तीव्रता से देते हैं। ये हो गया, ये है क्रियाविद SN1 अभिक्रियाओं की। अब दूसरा हम देखेंगे SN2 अभिक्रियाएं क्या होती हैं। SN2 अभिक्रियाएं, तो SN2 अभिक्रियाएं देख लेते हैं। जैसे आपने कहा कि SN1 अभिक्रियाएं जो होती हैं उन अभिक्रियाओं का वेग सिर्फ एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, अर्थात ये इन अभिक्रियाओं की कोट कितनी होती है, इन अभिक्रियाओं की कोट होती है 1। उसी तरह से जो SN2 अभिक्रियाएं हैं तो SN2 अभिक्रियाओं की कोट होती है 2 और इन अभिक्रियाओं का वेग 2 विकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। कैसे देखते हैं, वही रिएक्शन एक बार फिर से लिखते हैं, RX प्लस NU माइनस केप्स आउट RNU प्लस X। ये हमने प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिख दी है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो हैलोजन ग्रुप को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर रहा है और हैलोजन के स्थान पे खुद आके प्रोडक्ट बना रहा है RNU। तो ये अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया के लिए ये SN2 कब होगी, यदि इस अभिक्रिया का वेग
इन दोनों पे निर्भर करे, इस अभिक्रिया का वेग Rx की सांद्रता पर भी निर्भर करे और जो न्यूक्लियोफाइल है इसकी सांद्रता पर भी निर्भर करे, तो फिर ये अभिक्रिया जो होगी वो कैसे होगी, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। ये कंडीशन है इसकी। जो द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं वो एक ही स्टेप में हो जाती हैं। एक आणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 स्टेप में, और जो द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो एक स्टेप में होती है। एक स्टेप में क्यों होती है, क्योंकि नाभिक स्नेही और क्रियाधार दोनों की सहसंयोजकता में एक साथ परिवर्तन होता है, अर्थात दोनों के जो कार्बन हैलोजन जो आबंध हैं दोनों में आबंध विदलन एक साथ होता है, और दोनों का आबंध विदलन मंद प्रोसेस यानी दोनों अभिक्रियाओं से अभिक्रिया का वेग निर्धारण किया जा सकता है। दोनों अभिक्रियाओं के आबंध विदलन की अभिक्रियाओं की दर हमें पता होनी चाहिए। तो ये इस अभिक्रिया की क्रियाविधि देखेंगे, तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, क्रियाविधि। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि पहले जनरल समझ लेते हैं, मैकेनिज्म जिसको कहते हैं, फिर उसको समझते हैं। इस अभिक्रिया में सबसे पहले क्या होता है, इन दोनों की सहसंयोजकता में एक साथ परिवर्तन होता है। तो न्यूक्लियोफाइल जितना नजदीक आता है एल्किल हैलाइड के, उतना ही हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह से दूर होता जाता है, और एक स्थिति ऐसी आती है जब न्यूक्लियोफाइल और निकलने वाले हैलाइड समूह दोनों के बीच की दूरी बराबर होती है, तो फिर उस अवस्था को हम कहते हैं संक्रमण अवस्था। और संक्रमण अवस्था में एक मध्यवर्ती यौगिक बन जाता है जो कि अस्थायी होता है। वो मध्यवर्ती यौगिक तेजी से टूटकर फिर क्या देता है, हमको उत्पाद देता है। यानी इस अभिक्रिया में क्या होता है, जब नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्रियाधार पे आक्रमण कर रहा होगा, उसी समय जो हैलाइड समूह है वो एल्किल समूह को यानी कार्बन से अपने आबंध को तोड़ रहा होगा, एल्किल समूह को छोड़ रहा होगा, और दोनों के बीच एक संक्रमण अवस्था बनती है जिससे एक मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण होता है। मध्यवर्ती यौगिक तेजी से टूटकर फिर क्या करता है, उत्पाद का निर्माण करता है। ये हो गई इसकी क्रियाविधि। तो इसकी क्रियाविधि जो है वो हम कैसे समझेंगे, 2 स्टेप्स में है। सीधा सीधा हम देख लेते हैं। ये एल्किल हैलाइड यहाँ पे इधर क्या होता है, देखिए जो एल्किल हैलाइड है तो इन अभिक्रियाओं में और SN2 अभिक्रियाओं से नॉन अभिक्रियाओं में अंतर एक बेसिक सा ये भी है कि जो न्यूक्लियोफाइल है इसमें हमेशा एल्किल समूह के पीछे से आक्रमण करता है, जबकि जो SN1 अभिक्रिया है तो उसमें न्यूक्लियोफाइल एल्किल समूह के आगे पीछे किसी भी तरफ से आक्रमण कर सकता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें पाया जाता है संकरण sp2, इसमें sp3 या कोई और सभी संकरण हो सकता है, देखने के बाद पता चलेगा। तो इसमें हमेशा पीछे से होता है आक्रमण, तो इसको हम दिखाएंगे Nu- नाभिक स्नेही आक्रमण कर रहा है किस पे, एल्किल हैलाइड पे, Rx पे। तो जब ये इस पे आक्रमण कर रहा होगा तो क्या होगा, ये मंद प्रोसेस होगा, और ये जितना इसके नजदीक आएगा Nu जितना नजदीक आएगा किसके, एल्किल समूह के, उतना ही ये इसको छोड़ रहा होगा, किसको, एल्किल समूह को। ये जो अवस्था है इस अवस्था को हम कहते हैं संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था, और इस संक्रमण अवस्था में जिस यौगिक का निर्माण होता है उस यौगिक को हम बोलते हैं मध्यवर्ती यौगिक। और जो मध्यवर्ती यौगिक होता है ये अस्थायी होता है, अल्प समय के लिए ये बनता है, और ये बनने के तुरंत पश्चात ये तेजी से क्या करता है, ये टूटता है, ब्रेक होता है, और ये बन जाता है ये बन जाता है NuR, ये बन गया उत्पाद, और साथ में जो हैलाइड आयन है वो बाहर निकल जाता है। ये हो गया आपका प्रोडक्ट, उत्पाद बन गया। अब इस उत्पाद में हम देखते हैं, यहाँ जैसे हम लेके चले थे Rx और हमको मिला है NuR, कहने का तो एल्किल समूह जो है पलट गया। तो इस एल्किल समूह के पलटने को हम कहते हैं प्रकाशिक प्रतिलोमन या वाल्डन प्रतिलोमन या विन्यास का प्रतीपन, ये नाम बोलते हैं इसको। ये भी हम क्रियाविधि उदाहरण के माध्यम से देखेंगे तब अधिक स्पष्ट होगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो आक्रमण है एल्किल Rx पे न्यूक्लियोफाइल कर रहा है वो किस पे अधिक तीव्रता से कर पाएगा, जो कम से कम स्थायी होगा, अर्थात जो मेथिल समूह है, मेथिल समूह युक्त यौगिक
सबसे तीव्रता से अभिक्रिया देते हैं, फिर मेथिल के बाद प्राथमिक एल्किल हैलाइड, फिर उसके बाद में अर्थात तृतीयक एल्किल का जो क्रम हो जाएगा वो कैसे होगा, जो CH3X सबसे अधिक तीव्रता से देंगे, फिर उनसे कम प्राथमिक यानी RCH2X, फिर इनसे और कम R2CH यानी द्वितीयक एल्किल हैलाइड, और फिर इनसे कम जो तृतीयक यानी R3CX, ये सबसे कम अभिक्रिया ये देंगे। यानी जो तृतीयक एल्किल हैलाइड हैं वो SN1 अभिक्रिया देंगे, और जो मेथिल हैलाइड या प्राथमिक एल्किल हैलाइड हैं वो SN2 क्रियाविद देंगे। जो बीच में बचते हैं द्वितीयक एल्किल हैलाइड वो SN1 क्रियाविद भी दे सकते हैं और SN2 क्रियाविद भी दे सकते हैं। ये है एग्जाम्पल इनका लेते हैं। प्राथमिक से हमको लेना है तो हम मेथिल ब्रोमाइड लेके चलते हैं। उदाहरण के तौर पे मेथिल ब्रोमाइड की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मेथिल ब्रोमाइड की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मेथिल ब्रोमाइड ये सपोज करते हैं, ये क्योंकि आक्रमण पीछे से होना है तो अभिकर्मक हम पहले से लिखते हैं। ये हमारे पास OH है, OH में हम जानते हैं ये हमारे पास अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तब इस पर निगेटिव चार्ज बन जाएगा। ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्रिया करेगा एल्किल समूह पे। ये सपोज कर लेते हैं हमारे पास एल्किल समूह है मेथाइल CH3Cl मेथिल क्लोराइड। इस पे समूह का जब आक्रमण होगा तो क्या होगा, ये बन जाएगा OH CH3 प्लस Cl माइनस, यानी जो है मेथिल अल्कोहल बनेगा उसका विन्यास पलट जाएगा। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि हम देखेंगे, क्रियाविधि कैसे होगी, एक ही स्टेप में होनी है। पहले क्या होगा, पहले जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक अर्थात OH माइनस आयन है ये क्रिया करेंगे मिथाइल पे। इधर देखते हैं इसकी संरचना जरा सा। इधर एक तो सीधा सीधा 2 हाइड्रोजन हमारे पास, एक सेकेंड, ये हाइड्रोजन एक नीचे है, एक हमारे पास हाइड्रोजन इस डायरेक्शन में है और एक हाइड्रोजन हमारा इस डायरेक्शन में, जो कि ये पीछे की ओर है। पीछे की ओर ये फिशर प्रोजेक्शन जो है फार्मूलेज हम लोगों ने 11 पढ़े हैं, वहां से ये पीछे का जो होता है परमाणु या समूह उसको दिखाने के लिए हम डॉटेड लाइन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से इस पे जब अटैक इसका होगा तो ये मंद अभिक्रिया होगी, और मंद अभिक्रिया होगी ये इस पे जब कार्बन परमाणु पे अटैक करेगा उस समय क्या होगा, HO समूह जितना निकट आएगा किसके, कार्बन के, उतना ही दूर हो जाएगा क्लोरीन किससे, कार्बन से। अब यहाँ पे ये पोजीशन क्या होगी, जब OH इसको अटैक कर रहा होगा तो फिर ये दोनों परमाणु थोड़ा सा विस्थापित होंगे अपनी जगह से, यानी अपनी मैक्सिमम दूरी पे हो जाएंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दूसरा हाइड्रोजन ये इस पोजीशन को प्राप्त करेगा। ये जो अवस्था बनेगी इस अवस्था को हम कहेंगे संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था। और यही संक्रमण अवस्था पे यौगिक जो बनेगा उसको हम कहेंगे मध्यवर्ती यौगिक। और जो ये मध्यवर्ती यौगिक है ये अस्थायी है, यानी ये अल्प समय के लिए बनता है, फिर तेजी से टूटता है। जब टूटेगा तब क्या होगा, टूटने की प्रक्रिया होगी तीव्र, फास्ट, तीव्र अभिक्रिया होगी। और ये क्या होगा, हैलोजन यानी ये क्लोरीन जो है यहाँ से निकल जाएगी, HOC, और यहाँ से इसका विन्यास हम देख रहे हैं, एक इधर जो डॉटेड लाइन का हाइड्रोजन है ये पीछे चला जाएगा, ये आगे वाला जो हाइड्रोजन है ये अपनी पीछे वाली पोजीशन को प्राप्त कर लेगा, नीचे वाला एज इट इज बना रहेगा, और साथ में जो क्लोरीन निकला है ये Cl माइनस बना के निकलेगा। यहाँ पे एक चीज़ हम देख रहे हैं, ये हमने पोर्शन ये लिया था और इधर ये बन गया। सपोज करते हैं जैसे हमारे पास एक अम्ब्रेला है इस टाइप से, ये हमारे पास एक छाता है और आंधी आई और ये छाता उड़ गया। अब इसकी संरचना कैसी हो जाएगी, ये इसकी संरचना हो जाएगी। तो
ये संरचना बिल्कुल इस अभिक्रिया में जो यौगिक होता है क्रियाधार, उसकी संरचना बिल्कुल ऐसे ही अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होने के बाद बिल्कुल संरचना इसकी ऐसे ही परिवर्तित हो जाती है, बिल्कुल जैसे कि कोई छाता आंधी में पलट जाता है उसी टाइप से। तो आंधी में जैसे छाता पलटता है, तो इस छाते को पलटने को हम अपनी साइंस की भाषा में वाल्डन प्रतिलोमन या प्रकाशिक प्रतिलोमन या विन्यास का प्रतीपन कहते हैं। वैसे ही इधर कार्बन का जो विन्यास है आप देख सकते हैं, यहाँ से मिथाइल समूह, इसका विन्यास जस्ट उल्टा हो गया है, इधर छाते के जैसे पलट गया है। ये जो है विन्यास का प्रतीपन कहलाता है, इस जो है इसके विन्यास का पलटना, ये है क्रियाविद। एक बार फिर से समझेंगे। जो न्यूक्लियोफाइल है वो एल्किल समूह पे यानी मेथिल समूह पे जब अटैक करेगा, तो जिस समय ये इस पे जुड़ा रहा होगा उसी में क्लोरीन बाहर निकल रही होगी, यानी मध्यवर्ती यौगिक बनेगा संक्रमणावस्था के दौरान। और ये मध्यवर्ती यौगिक है, ये टूट के फिर क्या देगा, हमको उत्पाद देगा, यानी मेथिल एल्कोहल को मिलेगा और ये बाहर निकल जाएगा। ये है इसके क्रियाविद SN2 अभिक्रियाओं की। तो इस तरह से ये SN1 और SN2 अभिक्रिया हो गई, और ये हो गई प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इस तरह से हम इन अभिक्रियाओं को देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला है वो है प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बाद में जो दूसरा प्रकार है। तो पहला हमने पढ़ा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेहित प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा जो है वो है विलोपन या निराकरण अभिक्रियाएं, यानी कि दूसरा जो टाइप है निराकरण या विलोपन अभिक्रिया, इन्हीं को हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शंस। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती है? एलिमिनेशन रिएक्शन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमने पढ़ी है, पहले से पढ़ रखा है कि सॉरी प्रतिस्थापन नहीं बल्कि यहाँ पे हम विलोपन की बात करें। विलोपन अभिक्रियाएं, विलोपन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? हमने ये पढ़ा है कि जब किसी यौगिक से कोई दो परमाणु तथा समूह आपस में मिलकर नया अणु बना के बाहर निकल जाते हैं या उस अणु से विलिप्त हो जाते हैं, तो वो अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? एलिमिनेशन रिएक्शंस कहलाती हैं। इसको एक जनरल एलिमिनेशन रिएक्शन समझेंगे, जैसे ये हमारे पास लिखा हुआ है RCH2CH2X। तो यहाँ से अगर एलिमिनेशन हो जाए तो फिर क्या होगा? यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का हैलाइड, दोनों HX बना के अगर बाहर निकल रहे हैं तो फिर इधर क्या होगा? RCH_CH2। ये पोजीशन बनी, यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो फिर इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये HX का निकलना क्या हो गया? विलोपन हो गया। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहेंगे विलोपन अभिक्रिया। तो अब हम पढ़ रहे हैं हैलो एल्केन। तो हैलो एल्केन की विलोपन अभिक्रिया क्या होगी उनको जरा सा देखते हैं। हैलो एल्केन की जो विलोपन अभिक्रिया है इनको हम बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। बीटा विलोपन अभिक्रिया भी इनको हम कहते हैं, बीटा विलोपन अभिक्रिया। अगर बीटा विलोपन अभिक्रिया क्या होती है तो भी आपको जो है विलोपन अभिक्रिया ही लिखनी है हैलो एल्केन की। विलोपन अभिक्रिया में क्या होता है देखते हैं। यदि एल्कोहली KOH की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड को गर्म किया जाता है, एल्कोहली KOH की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड को गर्म किया जाता है, तो फिर हमको सर्वाधिक स्थायी एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। इस स्टेटमेंट को रिएक्शन के रूप में देखते हैं। सपोज ये कर रहे हैं, हमारे पास ये RCH2CH2X ये यौगिक है, एल्किल हैलाइड है। तो हमने कहा एल्कोहली KOH, एल्कोहली KOH यानी एथिल अल्कोहल युक्त पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जब इसको हम गर्म करेंगे तो यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का हैलोजन HX बना के बाहर निकालेगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा RCH_CH2। ये हो गई एल्कीन। तो ये तो हो गई इसकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा, अगर ये द्वितीय को यानी एक से अधिक अगर एल्कीन बनने संभव हो, RCH2CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे हैलोजन लगाओ यानी द्वितीय एल्किल हैलाइड है, एल्कोहली KOH की प्रेजेंस में अब इसको हम निकालना चाहें तो फिर ये हैलोजन क्या करेगा?
अब यहाँ पे जो रूल लागू होगा 11th में हमने पढ़ा है सैटजेफ रूल या जेत्सेफ भी नियम जिसको कहते हैं। सैटजेफ रूल ये क्या कहते हैं कि जब किसी अल्केल हैलाइड से HX का विलोपन होता है तो हैलोजन के साथ वो निकटवर्ती हाइड्रोजन विलुप्त होता है, उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु के साथ वाला हाइड्रोजन विलुप्त होता है जहाँ पे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। यानी ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, इसके निकटवर्ती 2 बीटा कार्बन, एक ये बीटा कार्बन है, 2 ये, इसको अगर हम अल्फा माने तो सॉरी 1 मिनट, ये अल्फा बीटा कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। इसको अगर हम एक पोजीशन माने तो ये अल्फा, ये भी अल्फा, इसके साथ में कौन निकलेगा? इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन के साथ में जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी वहां से हाइड्रोजन निकलेगा। इसका मतलब हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा। ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये होगा मुख्य उत्पाद। और जो दूसरा है, ऐसे भी इसका विलोपन हो सकता है कि हाइड्रोजन यहाँ से निकले, यहाँ से जब हाइड्रोजन निकलेगा तो यही उत्पाद बन जाएगा RCH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये है जो है, ये देखें 1 2, ये 2 पे डबल बॉन्ड है, ये 1 पे डबल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा द्वितीयक उत्पाद, सेकेंडरी या गौण उत्पाद जिसको हम कहते हैं। तो मुख्य उत्पाद, ये द्वितीयक उत्पाद। तो जो असम्मित होते हैं या कह लीजिए द्वितीयक एल्किल हैलाइड जो होते हैं, तो वहाँ से जब HX का विलोपन होना है तो हाइड्रोजन के साथ में उस निकटवर्ती कार्बन के साथ वाली हाइड्रोजन हटती है जहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है, और जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी फिर वो जो उत्पाद बनेगा वो मुख्य उत्पाद होगा, और जो उसके निकटवर्ती इसके विपरीत जो हाइड्रोजन हटने पे जो यौगिक प्राप्त होगा वो द्वितीयक उत्पाद होगा। यानी अभिक्रिया में इस उत्पाद की मात्रा अधिक होगी, इस उत्पाद की मात्रा कम होगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं इसको। एग्जाम्पल विलोपन अभिक्रिया होगा। पहला एग्जाम्पल इसका CH3 CH2 Cl एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में जब ये अभिक्रिया कराएंगे तो CH3, ये तो इसको तो हटना ही है, हैलोजन है, इसके साथ में कौन हटेगा? ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, तो इसके अगले जो कार्बन है उससे हाइड्रोजन जब आप हटा देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब एक यहाँ से क्लोरीन हटी, यहाँ से हाइड्रोजन, तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, यानी बन जाएगी एल्कीन। इधर बचेगा HX यानी HCl निकल जाएगा। ये है एल्कीन, यानी ये हो गई एथीन या एथिलीन जिसको हम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, ये KOH है, हमने एल्कोहल लिया हुआ है, ये जो प्रोडक्ट निकला हुआ है ये प्रोडक्ट HCl KOH से फिर से रिएक्शन करके क्या करेगा, KCl और H2 बना सकता है, KCl प्लस H2 ये बना लेगा, KCl प्लस H2। तो इसको मुख्य उत्पाद के रूप में रिएक्शन इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, CH3 CH2 Cl प्लस KOH, वो भी कैसा, एल्कोहलिक KOH गिव्स आउट CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, इसको सीधा सीधा दिखाएंगे, KCl प्लस H2। इस रिएक्शन, चाहे ये रिएक्शन आप समझ लीजिए ऐसे, चाहे इस रिएक्शन को लिखिए, दोनों रिएक्शन एक ही चीज़ है। ये आसान है, आपको डायरेक्ट आपने देख लिया HX का विलोपन, और फिर आगे क्या होता है वो आप अंडरस्टूड रख सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर इस रिएक्शन को आप याद कीजिए। 2 है। दूसरा द्वितीयक एल्किल हैलाइड के बारे में, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ हमने ऐड किया क्लोरीन। अब यहाँ से इसकी क्रिया अगर आपको KOH एल्कोहलिक KOH से करानी है तो क्या होगा, तो सीधा सीधा मतलब है सैटजेफ रूल के अकॉर्डिंग टू सैटजेफ रूल। सैटजेफ ने कहा है कि हाइड्रोजन के साथ में वो निकटवर्ती हाइड्रोजन हटेगी जहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है। तो इधर 3 इधर 2, यहाँ से हटा लीजिए, ये बन जाएगा CH3
सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और फिर सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस KCl प्लस H2, ये बन गई 2-ब्यूटीन, इसका नाम है 2-ब्यूटीन। इसके साथ में ये प्रोडक्ट भी बन सकता है, कौन सा दूसरा प्रोडक्ट ये बन सकता है अगर हाइड्रोजन यहाँ से हट जाए, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी बन सकता है। तो ये होगा मुख्य उत्पाद और ये होगा द्वितीयक उत्पाद या गौण उत्पाद जिसको हम कहते हैं, ये हो गया। और जो तीसरा है, तो तीसरा जो है इनके मुख्य, उसको हम कहते हैं धातुओं से क्रिया। तीसरी अब क्रिया जो है वो है धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया हम देखेंगे। धातुओं से क्रिया, इसकी क्रियाशील धातुएं जो होती हैं तो उनसे क्रिया करके हैलोल्केन विभिन्न कार्ब धातु के यौगिक देते हैं। इसे पहला हम देख लेते हैं कि जो RH हैं तो उनकी क्रिया मैग्नीशियम धातु से अगर कराई जाए तो क्या हो, मैग्नीशियम धातु से क्रिया, या मैग्नीशियम धातु से जब हम क्रिया कराते हैं एल्किल हैलाइडों की, तो फिर हमको जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वो बहुत ही क्रियाशील यौगिक होते हैं। उनको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या ग्रीन्यार अभिकर्मक। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे बनाए जाते हैं, एल्किल हैलाइडों की क्रिया मैग्नीशियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम कराते हैं तो हमको RMgX संरचना सूत्र के यौगिक प्राप्त होते हैं, जिनको हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। एग्जाम्पल इनका, जैसे हम ये मेथिल क्लोराइड ले लेते हैं मैग्नीशियम धातु से, जब इसकी हम क्रिया कराएंगे ईथर की उपस्थिति में तो ये हमको मिल जाएगा CH3MgX, CH3MgX, CH3MgX। ये मेथिल, सॉरी यहाँ X से हमने क्लोरीन ले लिया हुआ है तो हम लिखेंगे CH3MgCl, इसका नाम हो जाएगा मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। दूसरा धातु से क्रिया के अंतर्गत ही आता है, उसको हम कहते हैं वोल्टेज अभिक्रिया, वोल्टेज अभिक्रिया, WURTZ, वोल्टेज रिएक्शन। वोल्टेज रिएक्शन क्या है, नाम से है, जब हम एल्किल हैलाइडों की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, शुष्क ईथर। एक बार इसको समझेंगे। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होती है, यह अभिक्रिया वोल्टेज अभिक्रिया कहलाती है। दो अणु एल्किल हैलाइड के, दो अणु सोडियम के जब आप क्रिया करेंगे तो दो सोडियम दो हाइड्रोजन को 2NX बना के निकाल लेंगे, 2NX, और इधर जो दो R है ये R सिंगल बॉन्ड R, यानी ये बन जाएंगे एल्केन, एल्केन बन गए। एग्जाम्पल इसका CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस 2Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaCl। R की हमने मेथिल ग्रुप लिया तो यहाँ पे R की पे मेथिल ग्रुप है, CH3 क्या है, C2H6, इसका मतलब होता है एथेन गैस, जो कि क्या है, एक एल्केन। ये है धातु से क्रिया, तो इसकी मुख्य क्रिया है। और इसके अतिरिक्त और हम क्रिया दिखा सकते हैं, बेंजीन, बेंजीन की क्रिया, बेंजीन से अगर हम क्रिया कराते हैं तो क्या होगा, एक रिएक्शन के माध्यम से देख लेते हैं। बेंजीन, सपोज करते हैं ये बेंजीन है, इसकी क्रिया अगर हम RH से कराएं, किसकी उपस्थिति में, निर्जल रिजेंट, बहुत फेमस है निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, जो एल्किल समूह ये बेंजीन रिंग में प्रवेश कर जाएगा, यानी बन जाएगा ये C6H5R, ये बन जाएगा RC6H5, और ये यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो X के साथ बनाएगा HX। तो बेंजीन रिंग में एल्किल समूह जो प्रवेश कराते हैं निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये इसकी अन्य अभिक्रिया के अंतर्गत आ सकती हैं, यानी हो गई फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये हो गई इनकी मुख्य रासायनिक अभिक्रियाएं, किसकी